हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। जहां हमने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन करी थी, सेकंड में हमने देखा था कि जो हमारी प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं हैं उनकी डिटेल के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपदा प्रबंधन चक्र, यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल, यानी कि क्या क्या चरण थे उनके, क्या सर्कल होता है आपदा प्रबंधन का, यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का साइकिल क्या है। तो उसके लिए देखो बेटा, आप क्या करोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं। एक सेकंड रुको बस। सबसे पहले हम इसमें किस चीज की बात करेंगे, आपके आपदा प्रबंधन चक्र में, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में हम बात करेंगे प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। इट मीन्स रोकथाम और प्रत्युपाय क्या चीज है, प्रिवेंशन और मिटिगेशन क्या होता है। देखो, आपदा प्रबंधन में ना रोकथाम और मिटिगेशन, जो आपका प्रत्युपाय है, वो चरण है, वो साइकिल है जिससे आपदा आने से पहले जोखिम को कम करने, नुकसान को रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं। तो प्रिवेंशन और मिटिगेशन में क्या किया जाता है, यहां पे लिख दो साइड बाय साइड। आपदा आने से पहले जोखिम को कम करना, नुकसान रोकने का। ये मैं आपको बोल बोल के ही समझा दूं तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी मीनिंग ही समझ में आ जाएगा तो उस चीज़ का लिखने का फ़ायदा ही क्या है। अगर कहोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिखवा दूंगी, पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी या रिस्क कंस्ट्रक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखो प्रिवेंशन क्या होता है। प्रिवेंशन और या मिटिगेशन दोनों ही एक ही लगा लो, दोनों एक ही चरण है। क्या होता है, जिसमें आपदा आने से पहले जोखिम को कम करने, नुकसान को रोकना और सुरक्षा बढ़ाने की, जिसमें आपको प्लान्स दिए जाते हैं, वो प्लान्स बनाए जाते हैं कि कैसे हम जोखिम को कम कर सकते हैं, नुकसान को हम इस चीज से रोक सकते हैं और सुरक्षा कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज आता है। तो अगर हम बात करें मिटिगेशन प्रिवेंशन की, तो इसमें क्या होगा, जोखिम का आंकलन करेंगे कि खतरे और संवेदनशील क्षेत्र की पहचान करते हैं। अभी जैसे आपका जोन 6 आया अर्थक्वेक को लेकर, आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी हमारे एट प्रेजेंट चल रहा है, कि हम कैसे उसकी जोखिम का आंकलन कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट बोलते हैं हम जिसको, कि खतरे और संवेदनशील क्षेत्र की पहचान को हम कैसे कर सकते हैं। भूमि उपयोग की योजना बना सकते हैं, जैसे कि भी जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण को रोका जाना, जैसे आपके नदी के किनारे या भूसंखलन क्षेत्र हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है आपकी अरावली हिल्स को लेकर। अरावली हिल्स क्या काम करती थी, जो आपका दिल्ली और यूपी का एरिया है उसको मरुस्थलीयकरण से बचाती थी, कि जो आपका थार मरुस्थल है उससे जो हवाएं आती है, मिट्टी आती है, उस चीज़ की रोकथाम करती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि 100 मीटर से अबव जो हैं उनको अरावली हिल्स में माना जाएगा, बाकी जो हैं वहाँ पे आप अब उत्खनन का कार्य कर सकते हैं। तो इसका असर क्या पड़ेगा, इसका सबसे ज़्यादा असर आपका जो रेवाड़ी एरिया है, महेंद्रगढ़ एरिया है, गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, इसको भारी नुकसान होने वाला है भाई। ठीक है, तो अब उस चीज पे भी क्या हो गया, भूमि उपयोग का प्लान आ गया, ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। तो आपकी जो मिटिगेशन या प्रिवेंशन है, ये यही तो काम करती है ना, कि लैंड यूज प्लानिंग, कैसे हम जोखिम वाले क्षेत्रों के में निर्माण होने से रोकें। फिर सेफ कंस्ट्रक्शन कैसे करें, जैसे आजकल हम भूकंप रोधी भवन बनाते हैं, हमारे घर भी बनाते हैं, तो हम नीचे जो नींव बनाते हैं उसमें हम एक बेड बनाते हैं कि जिससे भूकंप रोधी वो हमारा घर तैयार हो जाए, यानी कि भूकंप का असर ज़्यादा ना हो। मजबूत हमारे ब्रिजेस बनाते हैं, फ्लाईओवर्स, ठीक है, सुरक्षित सड़कें बनाते हैं। और अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो पहले की चेतावनी आती है, आजकल आपने देखा होगा कि भाई साइक्लोन आए या आंधी तूफान आए,
तो हमारी बारिश आए, हैवी रेन आए या नॉर्मल रेन आए, तो हमारे फोन में एक मैसेज आता है कि भाई इस एरिया में तेज बारिश आने की संभावना है, आंधी आने की संभावना है, साइक्लोन आने की संभावना है। तो यानी कि पूर्व चेतना प्रणाली भी यहाँ पे होगी। चेतना तो क्या, चेतावनी, वार्निंग प्लानिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। आपका जो बायोमिटिगेशन होता है, यानी कि हरित उपाय, बायोमिटिगेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, हरित उपाय, यानी कि वृक्षारोपण करना, मैंग्रोव संरक्षण करना, तटीय वन, बाढ़ व सुनामी से बचाव के लिए। फिर बात आ जाए रेगुलेशंस की, कि जो आपके नियम और कानून बनते हैं, कि भवन कोड लागू करना, नियंत्रित निर्माण करना, सुरक्षा मानक करना। फिर आ जाएगा कि भाई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम सुधारें, यानी कि जो हमारे तटबंध हैं, बांध हैं, जल निकासी का एरिया है, उस और मजबूत विद्युत व आपका जो संचार तंत्र है उसको कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर करें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हम सुधार लेके आए। और जैसे सामुदायिक जागरूकता के बिना तो कुछ भी नहीं होता। गांव शहरों में प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल, सुरक्षित व्यवहार सिखाना, ये सब आ जाएगा। इंश्योरेंस, कि भी आपदा से होने वाले जो आपके आर्थिक नुकसान की रोकथाम का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, इंश्योरेंस, जो आपका LIC बोला जाता है। ठीक है, LIC क्या कहते हैं, जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका पर्यावरण संरक्षण, यानी कि जो हमारे पर्वत हैं, नदियां हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, ताकि मानव जनित आपदाएं कम हो। ये सब चीजें किस में आती हैं, आपके प्रिवेंशन और मिटिगेशन में आती है। किस में आती है, प्रिवेंशन और मिटिगेशन में क्या क्या चीज आती है, कि भाई हम रिस्क असेसमेंट कैसे करें, भाई जोखिम का आंकलन कैसे करें, भूमि उपयोग योजना बनाना, सुदृढ़ भवन का निर्माण करना। चलो मैं ना इसके बारे में तो लिख देती हूँ, रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे जोखिम का आंकलन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, भूमि उपयोग योजना, सुदृढ़ भवन निर्माण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, हरित उपाय जिसको हम बायो मिटिगेशन बोल देते हैं, नियम व कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, सामुदायिक जागरूकता, बीमा, और हमारा पर्यावरण संरक्षण। ये सब किन में आते हैं, आपके प्रिवेंशन और मिटिगेशन में। अब हम बात करें आगे कि भाई हम उस चीज के लिए, जैसे भाई देखो मिटिगेशन, अगर हम मिटिगेशन की भी बात करें तो ये वही सेम चीज है कि भी रिस्क असेसमेंट कैसे करें, भूकंपरोधी भवन बनाएं, नियम कानून, भवन कोड, जागरूकता परीक्षण, बाढ़ की चेतावनी वगैरह, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करें, इंश्योरेंस करवाएं, कैपेसिटी बिल्डिंग बनाएं, या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी। ठीक है, डेवलपमेंट प्लानिंग विद सेफ्टी, यानी कि योजनाओं में आपदा जोखिम कम करना, जिसमें आपका क्या शामिल होता है, DRR शामिल होता है। अब आपका जो ये मिटिगेशन है ये भी 2 टाइप्स का होता है। जो आपका मिटिगेशन है ये कितने टाइप का होता है बेटा, मिटिगेशन 2 टाइप का होता है। मिटिगेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन सा, एक तो होता है आपका स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, दूसरा होता है आपका नॉन
जो आपका स्ट्रक्चरल होता है इसमें क्या आ जाता है, आपके इंजीनियरिंग, और भौतिक निर्माण भी आ गया इसमें। जैसे आपका भूकंपरोधी भवन बनाना भाई, तटबंध बनाने, डैम बनाने, भू संकलन नियंत्रण कार्य करने। और नॉन स्ट्रक्चरल में आपका क्या आ गया बेटा, जैसे कानून बनाना, उसके बारे में शिक्षा देना, नीतियां बनाना, ये सब किस में आ जाएगा, आपका नॉन स्ट्रक्चरल में आ जाएगा। कि भाई हम कैसे कानून बना सकते हैं, कैसे नीतियां बना सकते हैं, कैसे शिक्षा दे सकते हैं। जैसे भवन मानक हो गया, भूमि उपयोग नियम हो गए, चेतावनी प्रणाली होगी, और सामुदायिक परीक्षण हो गया। फिर अगर हम बात करें किसकी, प्रिपेयर्डनेस, यानी कि हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखो प्रिपेयर्डनेस का मीनिंग क्या होता है, आपदा आने से पहले खुद को या हमारे आसपास के लोगों को, हमारे समुदाय को और हमारे सिस्टम को हम कैसे तैयार करें, कैसे हमें तैयार करना है ताकि आपदा आने से तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। ये क्या होता है आपका प्रिपेयर्डनेस, यानी कि खुद को पहले से प्रिपेयर करना कि भाई आंधी, तेज तूफान या तेज बारिश आ रही है तो हम उसके लिए क्या करें। सबसे पहले तो अपने घरों में ही रह जाओ, अपने आसपास जितने भी जानवर है उनकी भी सेफ्टी आपका काम है। ठीक है, लोगों को बताना, अपने परिवार को बताना कि भाई आंधी तूफान या चक्रवात आने वाले तो बाहर मत निकलो। ठीक है, ये क्या होती है आपकी प्रिपेयर्डनेस होती है। जैसे ना अगर आप प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करोगे आपका, यानी कि आपदा प्रबंधन योजना को आप तैयार करोगे। किस लेवल पे, आपके नेशनल लेवल पे, आपके स्टेट लेवल पे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या आपके इंस्टीट्यूट्स जहां आप, या आपके डिपार्टमेंट जो भी आप जहां काम कर रहे हो, जहां पढ़ रहे हो वहां पे करोगे। मॉक ड्रिल जैसे आपका स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, भाई हॉस्पिटल्स हो गए, समुदाय में अभ्यास करवाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे अगर आपदा आ जाए तो उस टाइम आपको क्या करना है, कैसे चीज करना है। ट्रेनिंग और उसकी क्षमता का निर्माण करोगे, जैसे आपके जो एनडीआरएफ थे और एसडीआरएफ थे, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी हो गए आपके समुदाय को, इनको प्रशिक्षित करोगे आप। पहले से आप चेतावनी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करेंगे कि कैसे मौसम विभाग आपको अलार्म, वार्निंग अलार्म का टेक्स्ट देते हैं, सैटेलाइट सिस्टम और संचार व्यवस्था को कैसे वो ठीक रखते हैं। और आपातकालीन संचार प्रणाली तैयार रखोगे ऑलरेडी कि सायरन बजाना, कि अगर कोई खतरा आ रहा है, आपदा आ रहा है तो उससे पहले हम सायरन बजा दें, या रेडियो पे हम उसको प्रसारित कर दें, मोबाइल अलर्ट यानी कि जो आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाए, और कंट्रोल रूम। और हमारे जो फिर क्या होगा, आपदा आने से पहले हम तैयारी करके रखें, राहत सामग्री का स्टॉक अपने पास रखें। खतरे का नक्शा हमें बनाना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में जोखिम है और उसकी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। हमें एक प्लान बनाना चाहिए किस चीज का, कि भाई सुरक्षित स्थान कौन सा है, सुरक्षित रूट कौन सा है, और आश्रय स्थल हमारा कौन सा है, ये हम इसमें तय करते हैं। फिर हमारा जो कम्युनिटी अवेयरनेस आ जाता है, भाई गांव कस्बों में जागरूकता अभियान चलाना, पोस्टर प्रशिक्षण करना, और संस्थानिक व्यवस्थाएं करना, जैसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बोल देते हैं, जैसे आपकी एनडीएमए है या एसडीएमए है या डीडीएमए है। कंट्रोल रूम सक्रिय स्थिति में इनको हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि आपदा का कोई टाइम समय कुछ नहीं है, वो किसी भी टाइम आके आपके ऊपर गिर सकती है। अगर हम फिर बात करें नेक्स्ट कौन सा है आपका फोर्थ, कि हम क्या प्रतिक्रिया करें, रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या है। आपदा के तुरंत बाद किए जाने वाले त्वरित राहत, बचाव और सहायता कार्य, वो क्या होता है आपका रिस्पॉन्स, की आपदा आ गई है तो क्या हम रिस्पॉन्स दे। अभी मान लो, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। मान लो कि आपके भूकंप आ गया और भूकंप आने से आप सेफ हो, लेकिन आपके साइड में कोई बिल्डिंग है वो गिर गई है, और उस बिल्डिंग के गिरने से वहां पे कोई जानवर भी हो या कोई आदमी भी हो वो नीचे दब गया, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, उसका बचाव का कार्य करना ना, यानी जीवन बचाने के लिए तुरंत की गई कार्यवाही, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे आपका सर्च और रेस्क्यू होता है, जो आपकी एनडीआरएफ टीम होती है, एसडीआरएफ होगी या पुलिस होगी, सेना होगी, स्थानीय प्रशासन द्वारा आपको दिया जाता है। घायलों की चिकित्सा सहायता, यानी कि उनको हम मेडिकल एड्स क्या दे रहे हैं, कि भाई फर्स्ट एड उनके लिए रेडी हो, एम्बुलेंस रेडी हो, हॉस्पिटल्स में वैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम कितने भी लोगों को वहां पे ले जा सकते हैं इमरजेंसी में। ठीक है, और निकासी के लिए हम क्या करें कि भी लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों या राहत शिविरों में ले जाएं।
ठीक है, राहत सामग्री उनको वितरित करें। जैसे सबसे पहले क्या होना चाहिए, भोजन, पानी, कपड़ा, दवाइयाँ, ये हम लोगों को प्रोवाइड करें। आश्रय स्थल यानी कि शेल्टर मैनेजमेंट्स करें कि भी टेंट, कैंप, सामुदायिक भवनों में उनकी व्यवस्था की जाए। या संचार और सूचना प्रबंधन कंट्रोल रूम की सहायता से, पुलिस से, सेना से, स्वास्थ्य विभाग का समन्वय करके कि भाई यहाँ ये इस चीज का कैंप लगा हुआ है, तो जो भी आपको मिलता है इन सब चीजों के लिए भी, जो जख्मी हो या जिसको इमरजेंसी फर्स्ट एड की नीड हो, तो वो यहाँ पे ले आओ, कोई भी ले आओ उनको। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी पुलिस, सेना या जो आपके डिपार्टमेंट है वही उनको उठा के ले जाएं, भैया एनडीआरएफ के लेके जाएं या एसडीआरएफ के लेके जाएं, ठीक है, या आपका स्थानीय प्रशासन लेके जाए। भाई आम आदमी की भी वो जिम्मेदारी होती है, तो वो आपका रिस्पॉन्स क्या है उस चीज पे। टेम्परेरी रिस्टोरेशन करना, जैसे बिजली, सड़क, पानी, मोबाइल नेटवर्क की त्वरित मरम्मत करना कि बाई चांस मान लो इतनी तेज आंधी आ रही है कि आंधी, तेज बारिश आई कि खंभा गिर गया, हमारा ट्रांसपोर्ट से जो हमारा बिजली का ट्रांसफार्मर होता है वो नीचे गिर गया, तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे कि भाई उसको, जैसे बारिश और आंधी खत्म हो तो सबसे पहले हम उसको प्रोवाइड करें, उसको ठीक करें, ताकि लोगों को बिजली और ये सब चीज मिले ढंग से। ठीक है, लाशों का प्रबंधन यानी कि डेड बॉडी मैनेजमेंट करना कि भाई ये किसके फैमिली से, उनकी पहचान करना, उनका सुरक्षित निपटान करना। ये हमारा किस में आता है बेटा, ये हमारा आता है रिस्पॉन्स में। ठीक है, किस में आता है, रिस्पॉन्स में आता है। और ये आपको डिजास्टर मैनेजमेंट इतना बड़ा कोई डाटा याद करने वाला टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है जिसको आप समझ के भी कर सकते हो। बस आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग है क्या। अगर आप कहोगे तो मैं एक एक चीज लिखवा दूंगी, बट इतना ज्यादा लिखवाने का कोई फायदा नहीं होता, कुछ चीजें समझने की भी होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि भाई हम उस पर रिकवरी कैसे करें। ठीक है, रिकवरी यानी कि पुनः प्राप्ति का मीनिंग क्या है कि आपदा के बाद सामान्य जीवन और बुनियादी ढांचे को फिर से स्थापित करना। रिकवरी का मीनिंग क्या है बेटा, रिकवरिंग यानी कि पुनः प्राप्ति, इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी आपका डिजास्टर हो उसके बाद हम एक नॉर्मल लाइफ, जिसको हम बोल देते हैं सामान्य जीवन और बुनियादी ढांचे को फिर से हम कैसे स्थापित करें। इनका लक्ष्य आपके लोगों से होता है, अर्थव्यवस्था होता है, या फिर एक स्थान को फिर से सामान्य स्थिति में लाना होता है। ठीक है, जैसे अब हम बात करें कि रिकवरी के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सामान्य सेवाओं की बहाली करनी चाहिए, जैसे आपका बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गया, स्वास्थ्य हो गया और संचार सिस्टम हो गया। राहत शिविर जो भी हम लगाते हैं उनसे घर वापसी करना, यानी कि प्रभावित लोगों को घर भेजना और उनको दोबारा बसाना। घरों और भवनों का पुनः निर्माण करना, बुनियादी ढांचे का पुनः निर्माण करना, जीविका रोजगार की बहाली यानी कि किसान हो गए, आपके दुकानदार हो गए, मजदूरों के लिए सहायता योजनाएं बनाना, उनको आर्थिक सहायता करना, मनोसामाजिक यानी कि जो साइकोलॉजिकल उनके दिमाग पे असर पड़ा है उसको कैसे सपोर्ट करें। ठीक है, पर्यावरण को पुनर्स्थापित करना यानी कि जो कूड़ा कचरा हुआ है अपनी सफाई का ध्यान रखना, लंबी अवधि की योजनाएं बनाना कि भविष्य में आपदा रोधी विकास कार्य जो डीआरआर का है उसका इसमें समावेश हो। कुल उद्देश्य क्या है भाई, समाज को आपदा से पहले आने वाली स्थिति या उससे बेहतर स्थिति में वापस लाना। किसकी बात होती है, ये हमारे रिकवरी की बात होती है। किसका काम होता है, रिकवरी। फिर आ जाता है आपका रिकंस्ट्रक्शन, साइकिल का लास्ट क्या है आपका, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग ही क्या होता है, पुनः निर्माण करना। ठीक है, जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के रिकवरी क्या है, ये इसके साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या, रिकंस्ट्रक्शन आपदा प्रबंधन के रिकवरी चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई रिकवरी कैसे होती है, आपदा में नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए घरों, भवनों, सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों और जो भी आपके अन्य ढांचों को दोबारा उनका निर्माण करना, उनको कंस्ट्रक्ट करना। रिकंस्ट्रक्ट का मीनिंग ही क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट, RE प्लस कंस्ट्रक्ट। री का मीनिंग क्या होता है, दोबारा। आपका कोई भी एग्जाम हो बोर्ड का, उसमें आपके री आ जाए तो हम क्या करते हैं, री एग्जाम लेते हैं, री एग्जाम देते हैं। तो री का मतलब क्या होता है, दोबारा। तो रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या हो गया, उसको दोबारा खड़ा करना, डैमेज हुए ढांचों की मुरम्मत करना, नए ढंग से फिर से उनका निर्माण करना। जैसे आपकी बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत है, इसमें एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, वो सिद्धांत तो आप लिख लो,
क्वेश्चन आ सकता है कि बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत लागू किया जाता है। ये सिद्धांत किस में लागू किया जाता है? रिकंस्ट्रक्शन में। कौन सा? बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत को लागू किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि पहले से मजबूत, सुरक्षित और आपदा रोधी ढांचे को तैयार करना। क्या होता है बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत का मीनिंग? कि पहले से मजबूत, सुरक्षित और आपदा रोधी ढांचे को तैयार करना। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? घरों का पुनः निर्माण करना, सार्वजनिक भवनों का पुनः निर्माण करना, यानी कि सुरक्षित भूकंप रोधी डिजाइन बनाना। आपके कोई भी स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, पंचायत भवन हो, सरकारी दफ्तर हो, उनको भी रिकंस्ट्रक्ट करना। बुनियादी ढांचे जो हमारे सड़कें होगी, पुल हो गए, हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगी, हमारी वाटर सप्लाई होगी, हमारा सीवेज सिस्टम हो गया, इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना। सामुदायिक केंद्र और हमारे जो आश्रय स्थल होते हैं, पार्क, इनको भी रिकंस्ट्रक्ट करना। और जो आपके बिल्डिंग कोड्स होते हैं या स्ट्रक्चरल सेफ्टी होती है, लैंड यूज रेगुलेशन होते हैं, इनके मानकों का पालन करना। और सरकार, एनजीओ या आपका बीमा इंश्योरेंस हो गया या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की होगी, इनकी मदद लेना, वित्तीय सहायता लेना। और दीर्घकालीन प्रक्रिया में क्या आ जाता है कि इसे पूरा होने से कई महीनों से कई साल भी लग सकते हैं। अब मान लो कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई भाई, ये लगा लो कि 14-15 मंजिलों की बिल्डिंग गिर गई, 4-5 बिल्डिंग गिर गई है, तो उसको कंप्लीट होने में कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, कुछ तो होगा, दीर्घकालीन प्रक्रिया चलेगी उसमें। ये क्या थे बेटा? ये थे आपके डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के पार्ट। क्या? रोकथाम में हम क्या क्या चीज करते हैं, मिटिगेशन में हम क्या क्या करते हैं, कैसे हम उसकी तैयारी करते हैं, हम उस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं, उसकी रिकवरी के लिए हम क्या काम करते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अभी देखो बात आ जाती है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या होती है? अगर हम बात करें मॉक ड्रिल के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो उसका उद्देश्य निर्धारित करो कि उसका उद्देश्य है क्या, किस चीज के लिए हमें मॉक ड्रिल करवानी है। भूकंप के लिए करवानी है, या आग से बचाव के लिए करवानी है, बाढ़ से बचाव के लिए करवानी है, या रासायनिक दुर्घटना से बचाने के लिए हमें मॉक ड्रिल करवानी है। फिर हमें एक प्लान बनाना होता है कि भाई उसका टाइमिंग क्या होगी, उसका प्लेस क्या होगा, और भूमिका निभाने वाले विभाग कौन कौन से होंगे। जैसे आपकी पुलिस होगी, एनडीआरएफ होगी, एसडीआरएफ होगी, फायर ब्रिगेड होगी, स्वास्थ्य विभाग हो गया, ये हमें तय करना पड़ता है। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि चेतावनी कौन देगा, कौन घायलों को निकालेगा, कौन मेडिकल टीम होगी। फिर हम देखते हैं कि भाई पहले से चेतावनी देना, जिसमें सायरन बजेंगे, आपके अलार्म बजेंगे, या माइक द्वारा अभ्यास सूचना होती है। फिर हम बात करते हैं निकासी अभ्यास की कि भी घरों में कैसे सुरक्षित रहें। जैसे अब वॉर हो जाए, वॉर हो गया मान लो 2 कंट्रीज के बीच में, तो कोई भी मिसाइल वगैरह आके गिरेगी तो उससे पहले ना सायरन बजा देते हैं कंट्री वाले कि भाई खतरा आ रहा है, जाके अपने घरों में घुस जाओ। ठीक है, जो आपका सेफ्टी पॉइंट है, जहां आपको सेफ रखा जाएगा, उन जगहों पे जाके घुस जाओ। ठीक है, ये सब चीज होंगी। फिर आपका जैसे डक कवर होल्ड, भूकंप में फायर एग्जिट का उपयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर, फिर आपके जैसे बचाव के लिए स्ट्रेचर का उपयोग किया जाता है, घायलों को फर्स्ट एड दिया जाता है, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का अभ्यास किया जाता है कि कैसे आप फायर ब्रिगेड को सूचित करेंगे या आप एम्बुलेंस को सूचित करेंगे। कंट्रोल रूम या वायरलेस मोबाइल हो गया, आपके वॉकी टॉकी, इनका प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे आप वॉकी टॉकी को यूज़ करोगे, वायरलेस को यूज़ करोगे, कंट्रोल रूम को कैसे चीज़ करनी है, और कितने समय में वहाँ पे आपको निकासी करनी है। मान लो 2 मिनट में वहाँ से निकलना है और आप उस चीज़ को 5 मिनट में ले रहे हो, तो बेटा आपकी जान को खतरा आएगा ही आएगा। ठीक है, ये सब चीज हम किस में देखते हैं? मॉक ड्रिल में। मॉक ड्रिल का उद्देश्य ही क्या होता है बेटा? मॉक ड्रिल का उद्देश्य होता है लोगों में हम जागरूकता को कैसे बढ़ाएं, वास्तविक आपदा में घबराहट कम कैसे करें, बचाव टीमों की प्रक्रिया क्षमता को हम कैसे जांचें, और सिस्टम की कमजोरियों को पहचान कर उसका सुधार करना। ये सब चीज किस में आती है आपकी बेटा? ये आती है आपकी मॉक ड्रिल में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि स्कूल कॉलेज स्तर पर आपदा प्रबंधन कैसे होगा। जैसे आपका अभी आया मॉक ड्रिल का आयोजन, ठीक है, मॉक ड्रिल का आयोजन कैसे करेंगे। ठीक है, फायर सेफ्टी के उपकरण, इनकी व्यवस्था कैसे करेंगे। जैसे फायर सेफ्टी ड्रिल की भी आग से बचाव का क्या करेंगे, फायर अलार्म, फायर एग्जिट का उपयोग करेंगे, फायर ब्रिगेड का
बुलाएंगे, इमरजेंसी में आग बुझाने वाले उपकरण का उपयोग करेंगे, ठीक है। और जो आपकी एग्जिट प्लान और आपातकालीन संपर्क नंबर, ये सब चीज करेंगे। प्राथमिक चिकित्सा और फर्स्ट एड परीक्षण करेंगे। ये सब चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? आपके स्कूल कॉलेज में डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाती है। जैसे देखो भाई, अगर हम फायर सेफ्टी की बात करें तो सबसे पहले पानी, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो सिलेंडर्स होते हैं वो, ड्राई केमिकल पाउडर जिसको हम डीसीपी बोल देते हैं, या वेट केमिकल किचन के लिए होते हैं। इन सब चीज़ों का आपके पास होना जरूरी है। फायर होस रील, यानी कि जो होस रील क्या होती है? लंबी पाइप जिसमें पानी का दबाव होता है, आग बुझाने के लिए पानी सीधे छिड़क सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इमारत में लगाई गई बड़ी पाइप, पानी की लाइन, सप्लाई लाइन जो होती है उनका ध्यान रखना। फायर ब्रिगेड से सीधे पानी लेती है जो, ठीक है। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद जैसे फर्स्ट एड आ गया भाई, फर्स्ट एड पे हम चीज़ क्या करेंगे? फर्स्ट एड पे, ठीक है, जैसे फर्स्ट एड हो गया, आपका आपातकालीन संपर्क नंबर हो गया। जैसे आपातकालीन अगर संपर्क नंबर क्या, कौन से होते हैं? जो हमारे वन नेशन वन नंबर होता है। आपातकालीन संपर्क नंबर कौन से होते हैं? वन नेशन वन नंबर, वन नेशन वन नंबर। वन नेशन वन नंबर का मीनिंग क्या है? कि भाई पूरे हमारे भारत में वही नंबर चलेंगे, यानी कि एक नेशन में वही एक नंबर आपको दिए गए हैं हर चीज के लिए। जैसे 112 नंबर है, ये किसके लिए होता है? ये चीज तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इमरजेंसी नंबर या आपातकालीन नंबर की, आपातकालीन नंबर मीन्स क्या है? ये वन नेशन वन नंबर, ठीक है। अब कुछ हम आपातकालीन नंबर लिख लेते हैं, जैसे 112, ये किसके लिए होता है? ऑल इमरजेंसी सर्विस के लिए होता है। जैसे आपका पुलिस, फायर प्लस एम्बुलेंस, ठीक है। और फायर ब्रिगेड का भी यही होता है, ठीक है। जैसे फायर ब्रिगेड का आप बात करोगे तो फायर ब्रिगेड का क्या होता है? 101, ठीक है। पुलिस का क्या होता है? 112, 108, 108 और 102, ये किसका होता है? आपके सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का। पुलिस का क्या होता है? आपका 100 नंबर। क्या होता है? 100 नंबर। फिर बात करें हम डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर की, जैसे आपका आ जाए 1078, किसके लिए होगा? राष्ट्रीय आपदा हेल्पलाइन नंबर। क्या होता है? 1078। 1070 किसका होता है? राज्य आपदा हेल्पलाइन नंबर। ठीक है। 1090 किसका होता है? 1090 साइबर और महिला हेल्पलाइन नंबर। पर ये किसके लिए होता है? राज्य के अकॉर्डिंग होता है, ये राज्य के अनुसार, ठीक है, राज्य अनुसार होता है ये नंबर। 1090 किसके लिए होता है? साइबर और महिला हेल्पलाइन नंबर। अगर गैस लीकेज हो जाए तो हम किस पे करेंगे? 1906 पे करेंगे। किस पे? गैस लीकेज हेल्पलाइन नंबर। गैस लीकेज हेल्पलाइन नंबर कौन सा है आपका? 906। वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091। चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है? 1098। ठीक है, ये कुछ नंबर थे। जैसे
आपके एग्जाम में ना 112 नंबर तो बहुत बार पूछा जाता है, जो ऑल इन वन इमरजेंसी नंबर होता है। फायर ब्रिगेड का 101 होता है, पुलिस का 100 होता है, एम्बुलेंस का 108 होता है और डिजास्टर का क्या होता है 1078। ये आपके एग्जाम में बार बार में पूछा गया है। फिर देखिए हमारा क्या आता है कि भाई फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? 3 Ps ऑफ फर्स्ट एड सिद्धांत बोल देते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? 3 Ps ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि 3 प्राइमरीज ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, जैसे आपका इसमें ना PPP बोला जाता है। 3 Ps क्यों बोला गया है? 3 Ps का मतलब एक P हो गया आपका क्या? प्रिजर्व लाइफ, यानी कि लाइफ को बचाना, जीवन को बचाना, प्रिजर्व लाइफ। ठीक है, यानी कि घायल की सांस, नाड़ी, रक्तस्राव आदि को तुरंत नियंत्रित करना। दूसरा क्या होता है? प्रिवेंट फर्दर हार्म। क्या होता है? प्रिवेंट फर्दर हार्म, यानी कि अधिक नुकसान को रोकना, व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, रक्तस्राव को रोकना, हड्डी को स्थिर रखना। और थर्ड P क्या होता है आपका? प्रमोट रिकवरी। क्या होता है? प्रमोट रिकवरी मीन्स स्वस्थ होने में मदद करना, यानी कि उसको आराम देना, साफ पट्टी करना, सही पोजीशन देना। ये सब किस में आ जाते हैं बेटा? हमारे फर्स्ट एड में हो जाता है। जैसे है ना, सांस और नाड़ी की जांच के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सांस और नाड़ी की जांच के लिए ना हम ABC मेथड यूज करते हैं। ये भी मैं आपको करवा दूं क्या? ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ सकता है, ये साइंस में भी यूज हो सकता है। क्या होता है? सांस और नाड़ी की जांच के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? ABC मेथड। ये ABC मेथड क्या है? A का मतलब क्या हो गया? एयरवे। एयरवे, एयरवे मीन्स श्वास मार्ग को साफ करना। सेकंड B का मतलब क्या हो गया? ब्रीदिंग, सांस चल रही है या नहीं ये जांचना। क्या हो गया? ब्रीदिंग की जांच करना कि भाई उसको सांस आ रही भी है या अगला हो गया राम को प्यारा। थर्ड क्या हो गया? सर्कुलेशन करना। सर्कुलेशन मतलब नाड़ी और रक्तस्राव की जांच करना। ठीक है, ये ABC मेथड यूज होता है सबसे पहले आपका फर्स्ट एड में। फिर जैसे ब्लीडिंग में कि भी साफ कपड़ा डालकर खून रोकना, घायल हिस्सा मान लो कि आपके सिर पे चोट लग रही है, कहीं पे भी चोट लग रही है तो उस हिस्से को आप ऊपर रखोगे या ना कि उसको लटका के रखोगे। टेटनस का इंजेक्शन देना, अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको भाई बताना कि भी इसको हिलाएं मत, और जैसे आपके सिंपल लकड़ी और पट्टी से उसको एक टाइम पे तो स्थिर करें। ठीक है, जिससे सूजन कम करने के लिए ठंडी पट्टी कर दें। अगर जल गया है तो भाई आपका फर्स्ट एड क्या करते हैं? अगर हमारा हाथ जल जाए, कुछ कर रहे हैं, या फीमेल्स को इस चीज़ का ज़्यादा पता है क्योंकि बेचारी किचन में सारा दिन काम करती हैं और जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती घरों में। ठीक है, वो बेचारी सुबह से लेके रात तक आप लोगों के लिए खाना बनाती है, बर्तन धोती है, सब कुछ प्रोवाइड करती है, फिर भी हम कह देते हैं कि ये करती क्या है। ठीक है, उनका अगर हाथ जल जाता है तो सबसे पहले क्या करती हैं? सिंक में फटाफट टूंटी चलाएंगी और उसके नीचे अपना हाथ रख लेंगी, 10-15 मिनट ठंडे पानी में धोएंगी। फिर ये बताना कि भी अगर आपका जल जाए तो सीधे बर्फ कभी भी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, टूटी फूटी त्वचा में जैसे हम टूथपेस्ट लगा लेते हैं, हल्दी का पेस्ट लगा लेते हैं, तो कभी भी नहीं लगाना चाहिए और साफ ढीली पट्टी उस पर बांधनी चाहिए। फिर अगर कोई बेहोश हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसके पैरों को है ना 10 से 12 इंच ऊपर उठा दो, कसाव वाले कपड़े पहने हुए हैं तो उसको ढीले कर दो, ताजी हवा उसके आसपास भाई आने दो। हम लोग क्या करते हैं, कोई सड़क पर बेहोश होके पड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसके चारों तरफ झूम जाएंगे। चारों तरफ मत झूमो, उसको थोड़ा सा एरिया प्रोवाइड करो ताकि उसको ढंग से ताजी हवा मिले, ऑक्सीजन उसको अच्छे से प्रोवाइड हो। बाई चांस मान लो कि आपकी स्नेक बाइट हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो पेशेंट है उसको आप शांत करोगे साइकोलॉजिकल। फिर जो उसका जहां पर उसको काटा गया है उस अंग को हम स्थिर करेंगे। फिर उसके टूर्निकेट कभी भी नहीं लगाना चाहिए। सांप अगर काट जाए तो वहां पे टर्निकेट कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और हम देखते हैं ना मूवीज में कि सांप ने काट लिया और उसने मुंह से चूस के ऐसे फेंक दिया, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। वो पॉइजन उस बंदे की तो बॉडी में है, ये आपकी बॉडी में भी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर कोई कार्डियक अरेस्ट का हमें बंदा मिल जाए
हृदय गति रुकना जिसको हम बोलते हैं, उसको हम सीपीआर देते हैं। सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, उसकी चेस्ट को है ना कंप्रेशन देते हैं, ऊपर नीचे दबाते हैं ना चेस्ट को, और उसको 2 रेस्क्यू ब्रेथ भी देते हैं जो मुंह से अपनी खुद की हवा देते हैं। वो क्या होता है, आपका सीपीआर होता है। फिर अगर बाई चांस मान लो कि आपके घर में जल जाए कुछ, या गैस रिसाव हो जाए, या कोई बिजली का झटका लग जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिजली का स्विच बंद कर देंगे। अगर कोई फिर लकड़ी वगैरह से या सूखी वस्तु से उसको हम अलग करेंगे। और अगर मान लो कि धुआं हो गया या गैस क्षेत्र हो गया, उसको हम उससे दूर ले जाएंगे। ये सब चीजें आपकी किस में आ जाती है बेटा, ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी फर्स्ट एड में। किस में आ जाती हैं, फर्स्ट एड में आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं कि भारत में हाल ही की प्रमुख आपदाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले तो अभी हमारे लास्ट 2025 में भी आई है बाढ़, लेकिन केदारनाथ बाढ़ जो 2013 में आई थी वो बहुत बड़े लेवल पे आई थी। कब आई थी, उत्तराखंड। केदारनाथ कहाँ पर है, उत्तराखंड में ना। केदारनाथ बाढ़ 2013 उत्तराखंड। क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ये कह देंगे केदारनाथ कहाँ पर है, केदारनाथ बाढ़ किस स्टेट में आई थी, केदारनाथ बाढ़ कब आई थी, तो हम क्या कह देंगे, केदारनाथ बाढ़ 2013 में आई थी उत्तराखंड में। नेपाल भूकंप जो 2015 में आया था, पर भारत में भी काफी हिस्से पर इसने असर डाला था। नेपाल भूकंप कब आया था, 2015 में आया था। चेन्नई बाढ़ कब आई थी, 2015 में आई थी। चेन्नई बाढ़ कब आई थी, 2015 में आई थी। केरल बाढ़ 2018 में भी आई और 19 में भी आई। देखो, केदारनाथ बाढ़ 2013 उत्तराखंड में आई, नेपाल भूकंप 2015 में आया, चेन्नई बाढ़ 2015 में आई, केरल में बाढ़ कब आई, 2018 और 19 में। और फिर हमारा जो कोविड-19 था, कोरोना था, 2020-21 में आया। और जोशीमठ धसाव, जो जोशीमठ था वो धस गया था 2023 में, वो भी कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, इन फैक्ट्स को भी याद करना है अच्छे से। फिर नेक्स्ट आ जाए कि भाई हम डिजास्टर मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कैसे, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। भाई आपदा प्रबंधन और सतत विकास कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपदा प्रबंधन का लक्ष्य केवल बचाव नहीं बल्कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। सुरक्षित भवन निर्माण, जल संरक्षण, वनों की रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। कौन सा, सुरक्षित भवन निर्माण, जल संरक्षण, वनों की रक्षा करना, स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना और आपदा, ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, आपकी आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर है। जैसे देखो भाई, भारत में आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से हैं। आपदा प्रबंधन के भारत में महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका क्या है, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो आपकी कब आई थी, किसके अंडर आई थी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर आई थी। ठीक है, आपका जो एनडीएमए है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये किस एक्ट के अंडर आया था। लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किसके अंडर आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर आया था। आपका एनडीएमए कब आया था, 2005 में आया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, एनडीएमए की स्थापना 2005 में हुई थी। इसके अध्यक्ष क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं आपके पीएम यानी कि आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण व दिशा निर्देशन देना। क्या कार्य होता है, नीति निर्धारण व दिशा निर्देशन देना, या आप ये कह सकते हो कि नीति बनाता है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि एनडीएमए किस एक्ट के तहत आया था, हम कह देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर आया था। एनडीएमए की डेफिनेशन क्या है, हम कह देंगे राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। फिर ये पूछ लेगा कि इंग्लिश में भी पूछ लेगा तो हम क्या कह देंगे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या कह देंगे, नेशनल डिपार्टमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इसके अंडर थी।
किसके अंडर थी? एनडीएमए के अंडर थी। ठीक है, फिर बात आ जाए आपके किसकी स्थापना कब हुई थी? हम कह देंगे 2005 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण व दिशा निर्देश देना किसका काम होता है? एनडीएमए का काम होता है। फिर बात आ जाए आपकी एनडीआरएफ। एनडीआरएफ क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्या होती है ये? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इसमें एट प्रेजेंट 12 बटालियन जो हमारी जैसे सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, इन सब को लिया गया है और इनको विशेष प्रशिक्षण जैसे बाढ़, भूकंप, रासायनिक, जैविक, परमाणु आपदाएं जहां पर हो जाएं तो ये वहां पर अपना काम करते हैं। कौन सा? एनडीआरएफ। फिर है आपका एनआईडीएम। एनआईडीएम क्या है बेटा? एनआईडीएम एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। एनआईडीएम क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, हम इसको क्या कह देंगे? एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या है? एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई थी? एनआईडीएम की 2003 में। कब की गई थी? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? किसके सहयोग से हुई थी? यूएनडीपी के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? यूएनडीपी के सहयोग से हुई थी। और आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके तहत इसे राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण व शोध संस्थान का दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका काम क्या है? एनआईडीएम के आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना, जैसे आपके सरकारी अधिकारी हो गए, एनडीएमए, एनडीआरएफ हो गया, राज्यों के अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण देता है। रिसर्च और स्टडी करता है कि जलवायु परिवर्तन, जोखिम मूल्यांकन, आपदा तैयारी आदि पर ये अपना क्या करता है? रिसर्च करता है, स्टडी करता है और है ना एक कैपेसिटी बिल्डिंग तैयार करता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं और पॉलिसी सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर हम इसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें, एनआईडीएम में जो आपका इंटरनेशनल सहयोग होता है वो किस किस के आधार पर होता है? एक तो जो आपका यूएनडीआरआर है। ठीक है, इन सब के बारे में भी डिटेल से करेंगे। एक आपका जो सार्क है, SAARC डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। यूएनडीआर क्या है? यूएनडीआरआर सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर यूनिवर्सिटीज आदि से सहयोग करता है। इनसे आपकी यूनिवर्सिटीज से आदि से सहयोग करता है, यानी कि जो MOU होता है इनका। ठीक है, एनआईडीएम ये काम करता है। और अगर हम बात करें कि भाई किस सेक्शन के अंतर्गत आता है एनआईडीएम, तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है आपका एनआईडीएम? सेक्शन 42 टू 44 में। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 42 से 44 यानी कि 42 से 44 में हम एनआईडीएम की संरचना और कार्य को बताया गया। इसको मैं पॉइंट बना के लिखवाऊंगी भाई, ये तो मैं अलग से कहाँ लिखें, हम यहाँ लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं भाई, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको तो जरूर करना पड़ेगा आप लोगों को। डिजास्टर मैनेजमेंट
एक्ट 2005 सेक्शन 42 टू 44 में हम NIDM की संरचना व कार्य के बारे में पढ़ते हैं, या ये लगा लो कि 42 से 44 में NIDM की संरचना व कार्य बताए गए हैं। ठीक है, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ कि NIDM की संरचना और कार्य किस में बताए गए हैं, हम कह देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 42 से 44 के बीच में इसके हमें क्या बताए गए हैं, संरचना और कार्य बताए गए हैं। फिर आपका आ गया जैसे IMD क्या है आपका, भारतीय मौसम विभाग। IMD क्या है, भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, IMD भारतीय मौसम विभाग। जो आपका IMD है, जो आपका राष्ट्रीय मौसम विभाग है, इसको इंग्लिश में भी लिख लो भाई, इंडिया मेटियोग्राफी, या नहीं मेटियोरोलॉजिकल होता है डिपार्टमेंट। क्या होता है IMD, इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विभाग। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1875 में हुई थी। और ये भारत का मौसम विभाग विज्ञान का संगठन है। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात आ जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में है। ये क्या काम करता है, पहले तो मौसम का पूर्वानुमान हमें बताता है, चक्रवात की चेतावनी देता है, यानी कि साइक्लोन वार्निंग देता है। अच्छा, भूकंपीय निगरानी रखता है, मानसून पूर्वानुमान, ठीक है, यानी कि मानसून की मॉनिटरिंग करता है। हीट वेव, कोल्ड वेव, फॉग अलर्ट, इन सब की हमें चेतावनी देता है कि भाई अब लू चलने वाली है, या अब आपकी शीतलहर चलने वाली है, या अब आपकी धुंध वगैरह आने वाली है। वर्षा मापन और जलवायु डेटा रिकॉर्ड तैयार करता है। एविएशन मौसम सेवाएं हमें प्रदान करता है। ठीक है, जो ये आपकी आपदा प्रबंधन एजेंसियां हैं, ये NDMA राज्य सरकार और अर्ली वार्निंग दे देता है NDMA को कि भाई ये सब चीज आने वाली है, तो अपना सिस्टम को संभाल लो। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई IMD किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता। एक सेकंड बेटा, थक गई मैं। IMD किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। मैं ना ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके रह गए ना, ये वन लाइनर में हम कर लेंगे कवर, ठीक है, मिसलेनियस करते हुए। तो इतना घबराना मत कि मैम ये चीज सब लिखवा दो, ठीक है। फिर आपका कौन सा हो गया है, सिर्फ इसमें ना कुछ पॉइंट याद रख लो। IMD में क्या क्या याद रखोगे भी, IMD की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय मौसम विभाग, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसका मंत्रालय याद कर लो, मंत्रालय, इसका मंत्रालय कौन सा है, मौसम और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन सा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मेन कार्य क्या है, मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी देना। अगर बात आ जाए हमारे किस चीज की, कि चक्रवात चेतावनी केंद्र कितने हैं, चक्रवात चेतावनी केंद्र कितने हैं, चक्रवात चेतावनी केंद्र कितने हैं, तो हम कितने कह देंगे, चक्रवात चेतावनी केंद्र भाई 6 हैं। कितने हैं, चक्रवात चेतावनी केंद्र टोटल कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इस IMD में सिर्फ इतना ही कर लो। फिर आपका क्या आ गया, इसरो। इसरो के बारे में तो सब जानते हैं। ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाती है। और शायद CT प्री में आया था एक, कौन से ये तो मुझे याद नहीं कि किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, पर ये क्वेश्चन पूछा था। इसरो की फुल फॉर्म पूछी थी, क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्पेस, पेज ऐड कर दूं,
ठीक है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बात आ जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष क्या है? 1969, 1969। बात आ जाए इसके संस्थापक कौन हैं? संस्थापक, इसरो के संस्थापक कौन है? हम क्या कह देंगे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके क्या थे? संस्थापक थे। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 यानी कि 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। आपसे ये पूछ ले कि इसका पहले का नाम क्या है, यानी कि पूर्व नाम, पहले नाम क्या था, तो इसका पहले नाम था बेटा INCOSPAR। ठीक है, INCOSPAR इसका क्या था? पहले का पूर्व नाम, यानी कि जब 1962 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम क्या था? INCOSPAR। क्या नाम था? INCOSPAR। इसका मीनिंग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। अगर इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले कि INCOSPAR की फुल फॉर्म क्या है, तो हम क्या कह देंगे? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये थी इसकी फुल फॉर्म, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ठीक है, इसरो का पहले का नाम क्या था? INCOSPAR, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसका पहले क्या नाम था? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। अगर इसकी भी स्थापना की बात आ जाए तो हमने कर ली है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1962 में। और इसे भी किसने शुरू किया था? इसे भी आपके, यानी कि इसके संस्थापक भी कौन थे? इसके संस्थापक भी बेटा आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार, और प्लस आपका जो भाभा है, BARC, बार्क बोल देते हैं जिसको हम, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्या जरूरत पड़ गई थी भाई, हमें क्यों बनाना पड़ गया था? क्योंकि भारत में अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को जानने के लिए, वैज्ञानिक रूप से संगठित करने के लिए, उपग्रह अनुसंधान शुरू करने के लिए, रॉकेट प्रशिक्षण के लिए, प्रक्षेपण के लिए, मौसम अध्ययन के लिए, इसके लिए इसको तैयार किया गया था। पर फिर क्या हुआ? जो आपका INCOSPAR है, इसका इसरो में परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि इसको चेंज किस में कर दिया गया? इसको क्या बोल रही हूं मैं, इसको किस में चेंज कर दिया था? इसको चेंज कर दिया था बेटा इसरो में। किसको चेंज कर दिया था? INCOSPAR
PAR को चेंज कर दिया था किसमें, इसरो में, यानी कि आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1969 में, ठीक है, जिसको अभी हम कर रहे थे। और अगर बात करें कि इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है, इसरो के फर्स्ट चेयरमैन, इसके फर्स्ट चेयरमैन की बात कर दें तो चेयरमैन भी वही होंगे जो इसके संस्थापक होंगे। कौन थे, डॉक्टर साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे, इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या क्या किया है, सबसे पहले तो भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, वेदर और एटमॉस्फेरिक स्टडीज की शुरुआत की है, और थम्बा इक्वेट्रियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो आपका ट्रायल्स होता है उसकी स्थापना की थी, भविष्य के उपग्रह कार्यक्रमों की जमीन को तैयार किया था। आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई INCOSPAR की स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। 1969 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, हम कह देंगे इसरो कर दिया था। अच्छा, इनका पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन कौन सा था, बात आ जाए कि इसका पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन कौन सा था, इसका पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन था थुम्बा, किसमें, केरल में। कौन सा था इसका पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन, आपका थुम्बा। कौन सा था, थुम्बा, थम्बा, केरल, थुम्बा, ठीक है, क्या था, थुम्बा। आ गया समझ में, आ गया। अगर हम बात करें किस पे थे, हम इसरो की ही बात कर रहे थे। हमने देखा कि भाई फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, ये कह दे कि इसरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले तो ये किसके अंतर्गत आता था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि DOS के अंतर्गत आता था, जो आपके प्रधानमंत्री के अधीन होता है, DOS के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ, अब ये किसके अंतर्गत है, प्रधानमंत्री के अधीन है। इसरो क्या काम करता है भाई, उपग्रह लॉन्च करता है, कम्युनिकेशन उपग्रह प्रोवाइड करता है, हमारे मौसम उपग्रह, अच्छा आपका जो नेविगेशन सिस्टम है, रिमोट सेंसिंग है, अंतर्राष्ट्रीय मिशन जैसे आपका चंद्रयान था, मंगलयान था, आदित्य L1 था, रॉकेट प्रशिक्षण जैसे PSLV था, GSLV था, और आपदा प्रबंधन में भी सहायता करता है कि भाई साइक्लोन को ट्रैक करता है, फ्लड मैपिंग करता है, और अर्ली वार्निंग उसकी हमें दे सकता है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा जीके कर लें, स्टैटिक भी तो आएगी ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर लो, कुछ कर लो, जितना याद आ रहा है मेरा उतना तो करवा ही रही हूं। इसरो में सबसे पहले क्या हुआ था, आपका जो चंद्रयान था, चंद्रयान, ज्यादा डिटेल नहीं करवाऊंगी, चंद्रयान 1 कब आया था, 2008 में। इसमें क्या हुआ था, चंद्रयान 1 2008 में चंद्रमा पर पानी के अणु की खोज हुई थी। फिर आपका कौन सा आया था दूसरे नंबर पर, मंगलयान। मंगलयान जिसको हम क्या बोल देते हैं, MOM, कब आया था, 2013 में। ये क्या था, भारत का पहला मंगल मिशन था। कहां से कहां घुस गए ना हम लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट से कहां पे घुस गए। फिर कौन सा आया था आपका, चंद्रयान 2 आया था 2019 में। कब आया था, 2019 में। फिर कौन सा आया था आपका, चंद्रयान 3 आया था 2023 में। कब आया था, 2023 में। ये क्या था, चंद्र दक्षिण ध्रुव पर स्पॉट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया था हमारा भारत, ठीक है।
चंद्र दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ मून का जो साउदर्न पोल है आपका, मून के साउदर्न पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन बन गया था? भारत बन गया था। कब? चंद्रयान-3 भेज के 2023 में। ठीक है, कौन बन गया था? भारत। फिर क्या था, यहां पे लिखवा दूं? फिर आ गया था आपका कौन सा, ऐसे करके लिखवा देती हूँ, कोई नहीं एडजस्ट कर लो, या नेक्स्ट पेज ही ले लूं? नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, आपकी इच्छा है भाई, हमारे पास क्या पेजों की कमी है? चलो करते हैं। आदित्य L1 ये कब आया था? 2023 में सूर्य अध्ययन मिशन के लिए। फिर कौन सा आया था आपका? नाविक। ये क्या था? भारत का अपना जीपीएस है ये। और दुनिया का सबसे विश्वसनीय रॉकेट PSLV। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है भाई, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। फिर आ जाएगा कि भाई ये बताओ इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर हम कहाँ कह देंगे भाई? बेंगलुरु में है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा इसके संस्थापक कौन थे? हम कह देंगे कि भाई इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। फिर आ जाएगा कि इसके प्रसिद्ध रॉकेट कौन कौन से थे? एक तो देखो हमने PSLV था, एक और कौन सा था प्रसिद्ध रॉकेट? रॉकेट में और कौन सा था? GSLV MK3 यानी कि LVM3 था। सूर्य मिशन का कौन सा था? आदित्य L1 था। चंद्र मिशन का कौन सा था? जो आपकी चंद्रायन सीरीज थी, चंद्रायन-1, चंद्रायन-2, चंद्रायन-3। फिर आ जाएगा मंगल मिशन का कौन सा था? MOM था। नेविगेशन नाविक था। ठीक है, ये आपसे इतना पूछ सकता है, किसके लिए? इसरो के लिए, चाहे स्टैटिक में आ जाए कैसे भी आ जाए। ठीक है, जैसे देखो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, आपदा निगरानी उपग्रह कौन सा है? इनसेट है, कार्टोसेट है और RISAT है। ये किसके लिए है? आपके डिजास्टर की निगरानी उपग्रह कौन सा है? इनसेट, कार्टोसेट और RISAT। फिर आ जाएगा आपका क्या? CWC। क्या आ जाएगा? CWC केंद्रीय जल योजना। क्या है? CWC केंद्रीय जल आयोग। ये किसके लिए होता है? सेंट्रल वाटर कमीशन। किसके लिए होता है? बाढ़ चेतावनी से बचाने के लिए। केंद्रीय जल आयोग मीन्स क्या? सेंट्रल वाटर कमीशन। जो ये सेंट्रल वाटर कमीशन है, अगर बात आ जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना की बात आ जाए तो हम इसकी स्थापना बोल देंगे कि 1945 में स्थापित किया गया था। 1945 में। भारत का प्रमुख तकनीकी संगठन है जो जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात आ जाए तो हम कह देंगे न्यू दिल्ली है। ठीक है, न्यू दिल्ली कह दो, न्यू दिल्ली कह दो, नई दिल्ली कह दो, कुछ कह दो। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है बेटा? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके अंतर्गत ये आता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, इसके अंतर्गत आता है। इसका इनके कार्य क्या है भाई? CWC के कार्य क्या है? यानी कि जो आपका केंद्रीय जल आयोग है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, इसके कार्य क्या है? नदियों का सर्वेक्षण करना, उनके प्रवाह को मापना, जल स्तर की निगरानी करना, फ्लड फोरकास्टिंग से पहले अनुमान लगा लेना कि भाई जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है तो बाढ़ आ सकती है।
डैम प्रबंध करना और सुरक्षा निरीक्षण करना, राष्ट्रीय जल नीति पर तकनीकी सलाह देना, जो आपकी हाइड्रो पावर होती है जिसको हम जल विद्युत परियोजना बोल देते हैं, उसकी जांच और उसको स्वीकृति देना, इंटरस्टेट नदी जल विवादों के लिए डाटा उपलब्ध करवाना, बाढ़ चेतावनी राज्यों और एनडीएम में एनडीआरएफ को भेजना, जल संसाधन योजना का प्रबंध करना। अगर बात करें कि इसके प्रमुख प्रभाग कौन कौन से हैं, एक तो आपका रिवर मैनेजमेंट विंग हो गया, एक वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग हो गया, डिजाइन एंड रिसर्च विंग हो गया। ठीक है, ये क्या था आपका CWC, यानी कि बाढ़ के से आने से पहले ये क्या करता है कि भी वार्निंग दे देता है, डैम का रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग करता है, नदी प्रवाह और वर्षा डाटा का विश्लेषण करता है, ये सब इसका है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ये बताओ CWC क्या है, हम क्या कह देंगे, केंद्रीय जल आयोग है यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन है। फिर पूछ लेगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हम कह देंगे नई दिल्ली में। पूछ लेगा CWC की स्थापना कब हुई थी, हम कह देंगे 1945 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कह देंगे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी भूमिका क्या है, बाढ़ का पहले से अनुमान लगाना, नदी का प्रबंध करना, जल संसाधन का विकास करना। ये कह दे कि भारत का राष्ट्रीय जल आयोग कौन सा है, हम क्या कह देंगे, केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC है। और आज हम करेंगे इतना ही क्योंकि काफी लंबी क्लास हो गई है और मैं भी थक गई हूं। चलो, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। भैया आपदा प्रबंधन का तो कोई क्वेश्चन आगे आपका रहेगा नहीं। लास्ट टाइम हरियाणा इकोनॉमी और डिजास्टर मैनेजमेंट में से अकेले ग्रुप 56 और 57 में 17 क्वेश्चन आए थे, तो इस को इतना इजी उसमें भी मत ले लेना। हाँ, पर इसमें रट्टाफिकेशन की कोई चीज नहीं है। रट्टे का तो सिर्फ थोड़ा बहुत डाटा है कि भाई ये डिपार्टमेंट कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी, संस्थापक कौन है या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाकी और सारा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।